अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स के न्यू लेक्चर के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एज यू नो, मैनेजमेंट इज बेसिकली द नेम ऑफ 4 एक्टिविटीज़: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। तो हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में प्लानिंग को डिस्कस किया। प्लान्स क्या हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग किस तरह की जाती है, विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव्स किस तरह सेट किए जाते हैं। ये सारे टॉपिक्स हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल से डिस्कस किए। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कशन के लिए वो है ऑर्गेनाइजिंग, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना। तो ऑर्गेनाइजिंग में हमारे सामने जो एक ऑर्गेनाइजिंग का आउटपुट आता है वो होता है ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन। जिस तरह हम प्लानिंग की एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे सामने उसका आउटपुट क्या आता है, प्लान्स। इस तरह जब हम ऑर्गेनाइजिंग की एक्टिविटी को प्रैक्टिस करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमारे पास एक्चुअल जो चीज़ सामने आती है वो होती है ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन। तो इसको आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है? इट्स द फ्रेमवर्क फॉर डिवाइडिंग, असाइनिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग वर्क। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर हमने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखना हो, इसको अल्टरनेटिवली हम ऑर्गेनोग्राम भी कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की का नाम भी दिया जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है? वो फ्रेमवर्क होता है जिसके अंदर फ्रॉम टॉप टू बॉटम सारे लोग आपको कनेक्टेड नज़र आ रहे होते हैं। इसमें कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, कुछ वर्टिकल लाइंस होती हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन पे कोऑर्डिनेशन होती है और वर्टिकल लाइंस में अथॉरिटी होती है जिनसे चीज़ें आपस में अलाइंड रहती हैं। सो अगेन द फ्रेमवर्क फॉर डिवाइडिंग, सबसे पहले तो ओवरऑल हमारे पास 100 लोग हैं, उनको हमने डिवाइड करना है कि हु विल बी सीनियर, हु इज़ जूनियर, हु इज़ द बॉस। तो हमने चीज़ों को डिवाइड करना है, फिर असाइन करनी है चीज़ें, उनको कहाँ वर्क असाइन होगा उसी के अगेंस्ट हम उनकी परफॉर्मेंस को एवेलुएट कर सकेंगे। और फाइनली कोऑर्डिनेटिंग वर्क। और ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन क्या है? डेवलपमेंट्स इन और चेंज टू द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का डिज़ाइन जो है वो है जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है उसके अंदर नई डेवलपमेंट्स लेके आना या उसको स्लाइटली चेंज करना। इस चीज़ को हम ऑर्गेनाइजेशन के डिज़ाइन का नाम देते हैं। तो इसमें मेजर कौन सी चीज़ें होती हैं? सबसे पहले तो ये होता है कि वर्क स्पेशलाइजेशन, कि किस हद तक आपने लोगों को स्पेशलाइज रखना है। एक ही बंदे से आप फाइनेंस का भी काम लेंगे, एचआर का, मार्केटिंग का, प्रोडक्शन का लेंगे, या आप हर चीज़ को स्पेशलाइज कर देंगे। तो इसी को हम स्पेशलाइजेशन का नाम देते हैं। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप लोगों को ऑथोराइज करेंगे, उनको किस हद तक आज़ादी देंगे। जब उनको अथॉरिटी दी जाएगी तो अथॉरिटी के साथ उनके पास क्या चीज़ आएगी? रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। जब तक आप किसी शख्स को ऑथोराइज नहीं करेंगे तब तक वो रिस्पॉन्सिबल भी नहीं होगा। और चेन ऑफ कमांड, कि एक शख्स ओवरऑल किस तरह बाकी पूरे स्ट्रक्चर के साथ कनेक्टेड है। चेन ऑफ कमांड क्या है? सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रल। सेंट्रलाइज किस ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं? जिसमें सारे के सारे डिसीजंस घूम फिर के सिर्फ एक ही बंदा कर रहा होता है। पुराने वक्तों में ये ऑर्गेनाइजेशन बड़ी आइडियल समझी जाती थी। जो मालिक था हर फैसला उसी के पास जाता था। छोटी से छोटी चीज़ परचेज करनी है, कोई चीज़ बेचनी है, कोई डेली बेसिस के डिसीजन है, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन का मालिक होता था वो करता था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ रिसर्च से हमें पता है कि डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन बेहतर होती हैं। हर डिपार्टमेंट को अपने फैसले करने का मुकम्मल इख्तियार दिया जाना चाहिए, जिसकी वजह से ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बेहतर रहती है। स्पैन ऑफ कंट्रोल, एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट कितने लोगों को कंट्रोल कर सकता है? 10, 15, 20, 50, 100? आखिर एक लिमिट तो होनी चाहिए कि एक शख्स कितने लोगों को कंट्रोल कर सकता है। तो अगर हमारे पास 400 लोग हों एक ऑर्गेनाइजेशन में और हम हर शख्स को 100 लोग मैनेज करने के लिए दें, तो हमारे पास 4 मैनेजर आ जाएंगे और 396 पीपल जो हैं वो हमारे पास सबॉर्डिनेट्स आ जाएंगे। फ़ायदा क्या होगा? मैनेजर की सैलरी बहुत ज़्यादा होती है, तो हम 4 मैनेजर से ही काम चला लेंगे और बाकी काम सैलरी पे काम रखेंगे। नुकसान क्या होगा?
एक बंदा 100 लोगों को मैनेज ही नहीं कर सकेगा, उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, कौन किधर से आ रहा है किधर जा रहा है किसी को पता ही नहीं होगा। तो उसके मुकाबले में अगर हम 50 के ऊपर एक मैनेजर लगाते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें 8 मैनेजर्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह अगर हम 25 लोगों पे एक मैनेजर लगा देते हैं तो हमें 16 मैनेजर्स की ज़रूरत होगी। तो अब इन दोनों चीज़ों के फ़ायदे भी हैं नुकसान भी हैं। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल एक अहम चीज़ होती है कि एक शख्स कितने लोगों को कंट्रोल कर सकता है। डिपार्टमेंटलाइजेशन, डिपार्टमेंट्स जो बनाने हैं इनकी बेसिस क्या होनी चाहिए। क्या एक रीजन के अंदर जितने लोग आएंगे उनको आप एक डिपार्टमेंट का नाम दे देंगे, जियोग्राफी पे होगा, प्रोडक्ट बेस्ड होगा, या किन बेसिस पे हम डिपार्टमेंटलाइजेशन करेंगे। What is authority and responsibility? Authority is basically rights inherent in managerial position to give order. जब किसी शख्स को ये हक दिया जाता है कि वो लोगों को ऑर्डर दे सके एंड एक्सपेक्ट देम टू बी फॉलोड, और उसको ये एक्सपेक्टेशन भी हो कि लोग उसको फॉलो करेंगे, उस चीज़ को हम अथॉरिटी का नाम देते हैं। इट्स रिलेटेड टू वंस पोजीशन नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन। ये इंसान की खूबी नहीं होती, ये उस पोस्ट की खूबी होती है। एक जज साहिब जिस दिन तक अपनी पोस्ट पे मौजूद हैं उस दिन तक तो वो लोगों को फैसले कर सकते हैं कि इसको जेल में डाल दें और इसको आज़ाद कर दें, लेकिन जिस दिन वो उस पोस्ट पे नहीं रहेंगे, वो साहिब तो वही हैं, इंसान तो वही है, लेकिन वो उस चीज़ को अथॉरिटी उनसे वापस ले ली गई है, तो अब वो जजमेंट्स नहीं दे सकते, अब वो फैसले नहीं कर सकते। इसके ऑपोजिट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी इज बेसिकली ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म। आपके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है कि आपने परफॉर्म करना है। जब आपको अथॉरिटी दी जाएगी तो फिर आपके ऊपर जिम्मेदारी भी होगी कि आप परफॉर्म करें, एंड इट गोज हैंड इन हैंड विद अथॉरिटी। और ये चीज़ अथॉरिटी के साथ साथ चलती है। अगर अथॉरिटी नहीं दी जाएगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं होगी, अगर अथॉरिटी होगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी। अब अथॉरिटी को यहाँ पे आप देख सकते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव साहब, उनके नीचे 6 लोग हैं, उनकी अथॉरिटी 6 लोगों पे डायरेक्ट है, और बाकी नीचे जितने भी लोग हैं उन पे इनडायरेक्ट अथॉरिटी है। अब फाइनेंस में देखें आप, मजीद नीचे 3 लोग हैं, उनके ऊपर किसकी अथॉरिटी है? मैनेजर फाइनेंस की। अकाउंटिंग में 2 लोग हैं, उसके ऊपर किसकी अथॉरिटी है? मैनेजर अकाउंटिंग की, एंड मार्केटिंग एंड सो ऑन। तो ये हमारा अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट है। जो शख्स जिसको अथॉरिटी दी जाएगी वही उसका रिस्पॉन्सिबल भी होगा। तो इसके पैरेलल हमने देखा कि पावर, अथॉरिटी के सेंटर में क्या चीज़ होती है? पावर होती है। तो आप देखते हैं यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप देखें टॉप पे सिर्फ 1 लोग है, सेंटर में बहुत सारा कुछ ज़्यादा हैं, और बॉटम लाइन पे बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो ओवरऑल आप देखते हैं कि सेंटर में जो लाइन आ रही है, दिस इज कॉल्ड द लाइन ऑफ पावर, द पावर कोर। टॉप पे सबसे ज़्यादा उन्होंने अपनी पावर कुछ सेंटर मिडल लेवल ऑर्गेनाइजेशन को डेलीगेट की हुई है, मिडल वालों ने नीचे और डेलीगेट की हुई है, और जिस तरह ये नीचे आ रही है ये तकसीम होती जा रही है। अकाउंटिंग के पास कुछ चली गई, कुछ मार्केटिंग के पास, कुछ फाइनेंस वालों के पास, कुछ प्रोडक्शन के पास, ह्यूमन रिसोर्सेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, इनके पास अपनी अपनी लाइन्स के अंदर रहते हुए एक पावर है, और ये सारे के सारे अल्टीमेटली टॉप मैनेजमेंट को जवाबदेह हैं। तो पावर की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसकी किस्में भी हमें डिस्कस कर लेनी चाहिए। सबसे पहली है एक्सपर्ट पावर। एक्सपर्ट पावर क्या होती है? जब कोई शख्स अपने काम में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट होता है, हो सकता है वो बॉस ना हो, आपका कोलीग ही हो, लेकिन वो चूंकि अपने काम में इतना ज़्यादा माहिर है। जस्ट इमेजिन अपनी क्लास के किसी ज़हीन तरीन स्टूडेंट को इमेजिन करें, उसको एक इनविजिबल किस्म की पावर हासिल है क्लास पे, वो जो बात कहेगा लोग उसको बहुत ज़्यादा फॉलो करेंगे कि भाई इसकी बात में बहुत वजन है, क्योंकि ये ज़हीन है, काम में कॉम्पिटेंट है। रेफरेंट पावर, हम लोगों को ओवरऑल लोगों के साथ सेल्फी बनवाना, उनके साथ खुद को एसोसिएट करना पसंद करते हैं। दिस इज कॉल्ड रेफरेंट पावर। वी वांट टू रेफर विद समवन। एंड देन वी हैव कोर्सिव पावर। व्हाट डू यू मीन बाय कोर्जन? कोर्जन इज द बेसिकली द पावर ऑफ स्कॉल्डिंग समवन। जब आपके पास ये पावर होती है कि आप किसी को डायरेक्ट कर सकें, किसी को डांट पिला सकें, तो दिस इज कॉल्ड कोर्जन पावर। अथॉरिटी में हमारे सामने कोर्जन की भी पॉसिबिलिटी होती है। देन वी हैव रिवॉर्ड पावर। व्हाट डू यू मीन बाय रिवॉर्ड पावर? टीचर्स के पास, मैनेजर्स के पास, बॉसेस के पास रिवॉर्ड पावर होती है। वो जिसको चाहे प्रमोट कर दें, ज़्यादा मार्क्स दे दें, ओवरऑल किसी को भी ज़्यादा रिवॉर्ड कर सकें। तो रिवॉर्ड भी एक बहुत बड़ा पावर का सोर्स होता है। देन वी हैव लेजिटिमेट पावर। कानून आपको एक पावर दे रहा होता है, उसको हम लेजिटिमेट पावर कहते हैं। Imagine a traffic sergeant standing on a road side.
ही हैज़ लेजिटिमेट पावर टू इशू योर ट्रैफिक चालान। उसको कानून ने ये पावर दी है कि अगर आप ट्रैफिक की कोई वायलेशन करते हैं तो वो आपको एक चालान की टिकट इशू कर सकता है। सो 5 ways टू डिपार्टमेंटलाइज। डिपार्टमेंट किस बेस पे बना सकते हैं हम डिपार्टमेंटलाइज तो करनी है, सारे काम एक ही शख्स तो नहीं कर सकता। तो डिपार्टमेंटल जो हमारी डिवीजन होगी वो किस बेसिस पे होगी? सबसे पहले तो फंक्शनल बेसिस पे। जो काम ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे हैं उनको हम फंक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। यूनिवर्सिटी में आप देखें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, किस बेस पे बने हैं? डिफरेंट फंक्शंस या डिफरेंट सब्जेक्ट्स या डिफरेंट स्पेशलिटीज़ की बेस पे। मैनेजमेंट पढ़ाई जा रही है, कंप्यूटर साइंसेज हैं, आईटी है, इंजीनियरिंग्स हैं, तो ये सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं और यहाँ पे डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं, तो हमने इनको फंक्शनल बेसिस पे डिपार्टमेंटलाइज कर दिया। दूसरा होता है प्रोडक्ट बेसिस पे। आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की ऑर्गेनाइजेशन को ज़हन में लाएं, वो बहुत सारी प्रोडक्ट्स बना रही हैं, यूनिलीवर है या हमारे जो ये लैपटॉप्स बनाने वाली कंपनीज हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रही हैं। तो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपार्टमेंट्स इस तरतीब से बनाए हुए हैं कि एक डिपार्टमेंट मुकम्मल एक प्रोडक्ट बनाता है और दूसरा डिपार्टमेंट एक मुकम्मल प्रोडक्ट डिज़ाइन करके दे रहा है। एंड देन वी हैव कस्टमर। कस्टमर्स की बेस पे भी हम डिपार्टमेंटलाइज कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आप देखेंगे कि हमारे कस्टमर्स क्या हैं, से वो इकोनॉमी क्लास हो सकती है, वो मिडिल क्लास हो सकती है, वो एलीट क्लास हो सकती है। एलीट क्लास के लिए गाड़ी टोटली अलग मैन्युफैक्चर होगी, उनकी ज़रूरियात भी अलग होंगी और उनके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया जाएगा। मिडिल क्लास के लिए अलग और लोअर मिडिल क्लास के लिए अलग से प्रोडक्शन होगी, अलग से उनकी मार्केटिंग और मैन्युफैक्चरिंग का डिपार्टमेंट होगा। देन वी हैव जियोग्राफी। लोकेशंस की बेस में मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान हम डिपार्टमेंट्स बना सकते हैं, फिर एक मुल्क के साउथ, नॉर्थ, मिडल, सेंट्रल, वेस्ट, इन बेसिस पे हम डिपार्टमेंट्स बना सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर में आप देखेंगे कि मोस्टली वो एरियाज के हिसाब से उन्होंने डिपार्टमेंटलाइजेशन की होती है। एंड देन वी हैव प्रोसेसेस। अगर एक सर्विस रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें प्रोडक्शन नहीं हो रही, वहाँ पे सर्विसेज ऑफर की जा रही हैं, एक लॉ फर्म है, लॉ में हमारे पास देखिए मुख्तलिफ किस्म के केसेस आते हैं, उसमें सिविल सूट्स होते हैं, उसमें क्रिमिनल्स होते हैं, उसमें बाकी किस्म के हमारे पास जो केसेस आ रहे होते हैं, तो उनके अंदर जो डिपार्टमेंटलाइजेशन होगी लॉ फर्म में वो प्रोसेसेस बेस पे होगी। तो ये हमारे पास 5 बेसिस हैं जिन पे हम चीज़ों को डिपार्टमेंटलाइज करते हैं। तो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करती हैं? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहिए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स आर देयर। वी हैव मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर। व्हाट डू यू मीन बाय मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर? First you need to understand what is organic. Organic is basically called something natural, grown out of nature without any human intervention. इंसानी मदद के बगैर कोई भी चीज़ नेचर की तरफ से ग्रो होकर सामने आए तो उसको हम ऑर्गेनिक का नाम देते हैं। तो ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर क्या होता है? जो फितरी तौर पे, कुदरती तौर पे, नॉर्मल तरीके से खुद ही बन के हमारे सामने आता है। इसमें कोलैबोरेशन होती है, बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल कोऑर्डिनेशन में क्या होता है? अथॉरिटी होती है, और हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन में क्या होता है? कोऑर्डिनेशन। अडेप्टेबल ड्यूटीज होती हैं, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, डिसेंट्रलाइज्ड, ऑथोराइज्ड। डिसेंट्रलाइज हमने पहले देखा था कि डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, जिसमें डिसीजन मेकिंग को हम डिफरेंट लेवल्स पे डिवाइड कर देते हैं। और उसके पैरेलल सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी क्या होती है, जिसमें सारी की सारी अथॉरिटी एक ही शख्स के पास होती है डिसीजन मेकिंग की। अब देखिए मैकेनिस्टिक क्या है? रिजिड हायरार्किकल रिलेशनशिप। इसमें बहुत सख्त किस्म के हायरार्किकल रिलेशन। हायरार्की क्या होती है? जब चीज़ों को हम अप टू डाउन, फ्रॉम बॉटम टू हाईएस्ट चीज़ों को डिवाइड करते हैं। तो इसमें ये चीज़ें बहुत रिजिड तरीके से आपस में इंटरवीन होती हैं। देन वी हैव फिक्स्ड ड्यूटीज़, चेंज नहीं होती हैं। दूसरी साइड पे अगर कोई नुकसान भी हो रहा है तो ये हमारी ड्यूटी में नहीं आ रहा तो हम उसको बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे। लेकिन ऑर्गेनिक में क्या होता है? एडेप्टेबल ड्यूटीज़ होती हैं, तेज़ी से हम चेंज करते रहते हैं। इसमें फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं, हम इनफॉर्मली नहीं जाते। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं मैकेनिस्टिक और ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स के। जी, तो कौन से फैक्टर्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन को अफेक्ट करते हैं? इसमें स्ट्रेटजी है। हमारी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी क्या है, हम क्या करना चाह रहे हैं, हमारी विजन और मिशन स्टेटमेंट क्या है।
ये बहुत अहम है। देन कम साइज, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का साइज कितना है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में 10 लोग काम कर रहे हैं, क्या वहाँ पे डिपार्टमेंटलाइजेशन की ज़रूरत होगी? नहीं। 15, 20, 30 तक भी वो लोग बगैर डिपार्टमेंट के काम चल सकता है। लेकिन जब 50 लोग हो जाएंगे फिर उनको देखना होगा कि भाई हम अब लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं, मैनेज करना मुश्किल हो रहा है एक बंदे से, तो 2 डिपार्टमेंट्स बना देंगे, 2 HOD होंगे, और फिर उसके बाद ज़्यादा ग्रोथ होगी, ज़्यादा डिपार्टमेंट्स। फिर टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी भी हमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है कि हम किस तरह का ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन बना रहे हैं। और एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटी, एनवायरनमेंट में कितनी अनसर्टेनिटी पाई जाती है या कितनी चीज़ें सर्टन है। अगर तो एवरीथिंग इज सर्टन, तो वी डोंट नीड एनी सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन और दी सॉर्ट ऑफ थिंग। बट इफ देयर इज सो मच एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटी, चीज़ें डेली बेसिस पे बहुत तेज़ी से चेंज हो रही हैं, तो तब हमें ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन को ग्रेजुअली चेंज करना होगा। Let's move toward our new topic in the lecture, that is organizational culture. अभी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को डिस्कस करने से पहले जस्ट टेक योर सेल्फ इनटू अ सिचुएशन वेयर यू आर डिस्कसिंग व्हाट इज कल्चर। हम ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को बाद में डिस्कस करेंगे। वैसे हम देखते हैं कि कल्चर क्या है। हर एरिया का एक सकाफत होती है, एक उनका रहन सहन के तरीक़ेकार, वो खुशियाँ गम किस तरह मनाते हैं, खाने पीने के, रिहाइश के तरीक़ाकार, इन सारी चीज़ों की कलेक्शन को हम कल्चर का नाम देते हैं। तो इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में भी फंक्शंस तो वही सेम परफॉर्म हो रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ किसी हद तक चीज़ों में चेंजिंग्स होती हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन में आप देखें, आप एक गवर्नमेंट सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, चीज़ें वहाँ पे बड़े स्लो तरीके से हो रही होती हैं। वहाँ पे टेक्नोलॉजी का अमल दखल बहुत कम होता है, लोगों की प्रोडक्टिविटी कम होती है। आप वहाँ से निकलें और उसी सड़क क्रॉस करके उसके सामने एक बैंक बना हुआ है, वहाँ पे चले जाएं, आप देखेंगे कि 10 लोगों के साथ वो बैंक का बहुत बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का बिजनेस सेटअप रन कर रहे होते हैं। टेक्नोलॉजी की इम्प्लीमेंटेशन होती है और ओवरऑल चीज़ों को वो बहुत रिफाइन तरीके से फुल प्रोडक्टिविटी पे मैनेज कर रहे होते हैं। तो कल्चर क्या है? इट इज़ सिस्टम ऑफ शेयर्ड मीनिंग विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट डिटर्मिन्स टू अ लार्ज एक्सटेंट हाउ एम्प्लॉयज बिहेव एंड एक्ट। ये बहुत हद तक हमें बताता है कि शेयर्ड मीनिंग्स होंगे ऑर्गेनाइजेशन में चीज़ों के, और लोग किस तरह बिहेव करेंगे, उनके एक्ट्स किस तरह डिफाइन होंगे। एंड दिस वेरीज विद ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। अब देखें, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। कल्चर को हम कैसे स्टडी करेंगे या कौन सी मेजर एलिमेंट्स होते हैं, उसकी डायमेंशन क्या है। एक तो ये कि रिवॉर्ड्स, ऑर्गेनाइजेशन में रिवॉर्ड्स किन बेसिस पे दिए जा रहे हैं। क्या वो परफॉर्मेंस की बेस पे है, क्या वो सीनियरिटी की बेस पे है, क्या वो नेपोटिज्म यानी अकरबा परवरी है। कॉन्फ्लिक्ट टॉलरेंस, किस हद तक वो कॉन्फ्लिक्ट्स को टॉलरेट करते हैं। अगर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो क्या उनको डिस्कस करके सॉल्व किया जाता है या उनको वैसे ही अनरिजॉल्व छोड़ दिया जाता है। मीन्स एंड ओरिएंटेशन, कि क्या हम मीन्स जो हैं वो एंड्स को डिफाइन करते हैं या एंड्स जो हैं वो मीन्स को डिफाइन करते हैं। व्हाट डज इट मीन? बेसिकली इट मीन्स कि आप रिजल्ट्स पे फोकस करते हैं या आप उन रिजल्ट्स को हासिल करने के लिए जो प्रोसेसेस हैं उन पे फोकस कर रहे हैं। मीन्स कहते हैं जराए को और एंड कहते हैं रिजल्ट्स को। ओपन सिस्टम्स फोकस्ड, कि क्या ये सिस्टम्स एनवायरनमेंट से कनेक्टेड है। हर ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम होती है। सिस्टम क्या है? वी हैव इनपुट्स, देन वी हैव प्रोसेसिंग, एंड देन वी हैव आउटपुट, एंड फाइनली वी हैव फीडबैक। इस सारी चीज़ों को आपस में जब हम कनेक्ट करते हैं तो इसको हम सिस्टम का नाम देते हैं। और अगर ये सिस्टम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ओवरऑल एनवायरनमेंट के साथ कनेक्टेड है तो हम इसको ओपन सिस्टम का नाम देंगे। और अगर ये सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के साथ, एनवायरनमेंट के साथ कनेक्टेड नहीं है तो हम इसको क्लोज सिस्टम का नाम देंगे। And then we have member identity, group emphasis, people focus, unit integration, control, risk tolerance. These are basically the broad dimensions of organizational culture, so you don't need to go in details. What are the cultural effects on manager? कल्चर का मैनेजर पर क्या इफेक्ट होता है? अगर एक मैनेजर अपनी फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है तो उस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर का उस पर क्या इफेक्ट होगा? कॉन्स्ट्रेंट्स, व्हाट मैनेजर्स कैन एंड कैन नॉट डू। सबसे पहले तो ये कि मैनेजर के काम के इर्द गिर्द कुछ दीवारें बना दी जाती हैं कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। देन कॉन्स्ट्रेंट्स आर रेयरली एक्सप्लिसिट,
ओवरऑल ये चीज़ें ब्रॉडली डिफाइंड होती हैं, बहुत नैरोली चीज़ें ये डिफाइंड नहीं होती। कल्चर हैज़ अ लिंक बिटवीन वैल्यूज एंड मैनेजेरियल बिहेवियर, व्हाट इज एक्सेप्टेबल एंड व्हाट इज नॉट। कल्चर का एक लिंक होता है वैल्यूज के साथ, मैनेजेरियल बिहेवियर के साथ। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं और कौन सी चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं हैं। सो दैट्स ऑल फॉर आवर टुडेज लेक्चर। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अंडरस्टैंडिंग। अल्लाह हाफिज़।